हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो प्रीवियस सेशन में हम लोग फ्लो थ्रू पाइप्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हमने देखा था एंड लास्ट में हम लोगों ने हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, टोटल एनर्जी लाइन क्या होता है वो हमने पढ़ा था। फिर एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। अब आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइप इन सीरीज़ कनेक्शन। अभी आपका फ्लो थ्रू पाइप ही चल रहा है, ठीक है। तो देखिए पाइप्स इन सीरीज़ कनेक्शन, ठीक है। हम लोग सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसके नाम से ही आपको लग रहा है, दैट मीन्स कि पाइप सीरीज़ कनेक्शन में है। कुछ पाइप्स हैं जो कि सीरीज़ में ऐड है, ओके। कुछ पाइप्स को सीरीज़ में ऐड किया गया है। तो फिर क्या होगा अगर कुछ पाइप्स सीरीज़ में कनेक्ट होगा तो वहाँ पर क्या हमें मिलेगा, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आइए देखिए, मान लीजिए ये आपका फर्स्ट पाइप है, फिर ये आपका सेकंड पाइप, ये आपका सेकंड पाइप और फिर ये आपका थर्ड पाइप। ओके, दिस इज़ योर फर्स्ट पाइप, सेकेंड पाइप और ये हमारा थर्ड पाइप है। और आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये तीनों पाइप सीरीज़ में ऐड है, सीरीज़ में कनेक्ट है, ठीक है। तो यही हो गया पाइप्स इन सीरीज़ कनेक्शन। और इसे आप सिंपली कंपाउंड पाइप बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड पाइप है, ठीक है। चलिए, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, अब इस चीज़ को हम लोग वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आपका फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से जब फ्लूइड का फ्लो होगा तो यहाँ पर डिस्चार्ज क्या होगा, Q1, यहाँ पर डिस्चार्ज क्या होगा, Q2 और यहाँ पर डिस्चार्ज क्या होगा, Q3। ओके, इस पाइप का लेंथ मान लीजिए L1 है, डायमीटर D1। इस पाइप का लेंथ L2, डायमीटर D2। इस पाइप का लेंथ L3 और डायमीटर D3। तो देखिए, चूँकि ये पाइप सीरीज़ में कनेक्ट है और फ्लूइड यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो आप जानते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन का क्या कहना है कि डिस्चार्ज सेम होगा, ठीक है, या रेट ऑफ फ्लो पासिंग थ्रू ईच पाइप विल बी सेम। यानी जितना डिस्चार्ज इस पाइप में होगा उतना ही डिस्चार्ज यहाँ पर भी होगा, उतना ही डिस्चार्ज यहाँ पर भी होगा। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, सो आप लिखेंगे फॉर पाइप्स इन सीरीज, अगर पाइप सीरीज में कनेक्ट हो तो वहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 और इस सभी को हम लोग Q बोल देंगे। मतलब सभी पाइप से डिस्चार्ज सेम पास करेगा, ठीक है। एक सेकेंड में जितना वॉल्यूम यहाँ पास कर रहा होगा उतना ही वॉल्यूम एक सेकेंड में यहाँ भी पास करेगा और उतना ही यहाँ पर भी पास करेगा। सो डिस्चार्ज सेम हो जाएगा। ओके, चलिए अब सेकेंड पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। यदि हमें हेड लॉस निकालना हो, टोटल हेड लॉस, टोटल हेड लॉस यहाँ पर यदि हमें निकालना हो तो आप क्या बोलेंगे कि सर हेड लॉस इन फर्स्ट पाइप प्लस हेड लॉस इन सेकेंड पाइप प्लस हेड लॉस इन थर्ड पाइप। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ मेजर लॉस लिख के दिखा रहा हूँ। ये तीनों क्या है, मेजर लॉस। हम लोग माइनर लॉस को नेगलेक्ट कर दिए हैं यहाँ पर, क्योंकि उसका वैल्यू काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नेगलेक्टिंग माइनर लॉसेस। तो ये दोनों पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। अगर कुछ पाइप सीरीज़ में कनेक्ट हो तो वहाँ पर दो चीज़ आपको याद रखना है। पहला चीज़, डिस्चार्ज पासिंग थ्रू ईच पाइप विल बी सेम। सेकेंड चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि टोटल हेड लॉस विल बी सम ऑफ हेड लॉस थ्रू इंडिविजुअल पाइप।
सभी पाइप में जितना भी हेड लॉस होगा सभी हेड लॉस को हमें ऐड करना होगा, तब हमें टोटल हेड लॉस मिलेगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको याद रखना होगा। चलिए, तो ये तो हो गया पाइप जब आपका सीरीज़ में कनेक्ट हो। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जब हमने देखा कि ठीक है कुछ पाइप सीरीज़ में कनेक्ट है, तो फिर हम यहाँ पर ऐसा चाहेंगे कि सर यहाँ पर सभी पाइप्स का क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। यदि हम लोग एक यूनिफॉर्म डायमीटर का पाइप चाहें, ठीक है, मतलब हम लोग ऐसा चाह रहे हैं कि इस तरह क्रॉस सेक्शन चेंज ना हो, ठीक है, सेम इतना ही लेंथ का हम यूनिफॉर्म डायमीटर का पाइप चाहते हैं। आपने पाइप को सीरीज़ में ऐड कर दिया, सीरीज़ में आपने कनेक्ट कर दिया, तो मान लीजिए कि पाइप का लेंथ यहाँ से यहाँ तक हो गया। लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि नहीं, हमें ऐसा चाहिए कि एक पाइप हो जिसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक हो, मतलब इसी के लेंथ के बराबर हो, लेकिन उसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो, मतलब उसका डायमीटर यूनिफॉर्म हो। तो उस पाइप को हम लोग इक्विवेलेंट पाइप कहते हैं। मतलब हमें इसका इक्विवेलेंट पाइप निकालना अगर हो तो वहाँ पर क्या करेंगे, तो ध्यान देंगे आप लोग। इसका इक्विवेलेंट पाइप यदि आपसे पूछा जाए, इक्विवेलेंट पाइप, तो देखिए इक्विवेलेंट पाइप हम कब बोल सकते हैं, एकदम सिंपल सा मतलब है, आप समझ सकते हैं आसानी से। यहाँ पर दो चीज़ आपको मिल रहा है। पहला चीज़, डिस्चार्ज सेम है, यानी यहाँ पर हर एक पाइप से डिस्चार्ज सेम है, ओके, और किसके बराबर है, Q के बराबर है, ओके। फिर टोटल हेड लॉस किसके बराबर है, HL1 प्लस HL2 प्लस HL3। अब यदि कोई एक ऐसा पाइप हो जिसका डायमीटर यूनिफॉर्म हो, लेकिन वहाँ पर भी इतना ही डिस्चार्ज पास कर रहा हो और इतना ही हेड लॉस वहाँ पर यदि हमें मिल रहा हो, तो आप क्या कहेंगे कि सर ये दोनों पाइप इक्विवेलेंट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक पाइप आपका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, ये मान लीजिए पाइप आपका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, ओके। लेकिन तो देखिए यहाँ पे ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का पाइप है, और हम इस पाइप को इसका इक्विवेलेंट पाइप तभी बोल सकते हैं जो यहाँ पर जो इफ़ेक्ट हमें दिख रहा था वही सेम इफ़ेक्ट वहाँ पर भी दिखना चाहिए। मतलब यहाँ पर जितना डिस्चार्ज पास कर रहा है उतना ही डिस्चार्ज यहाँ पर भी पास करना चाहिए। जितना टोटल हेड लॉस यहाँ पर मिल रहा था उतना ही हेड लॉस हमें यहाँ पर भी मिलना चाहिए, HL। इसे हम बोल देंगे HL इक्विवेलेंट पाइप है ना, तो HL इक्विवेलेंट बोल देंगे। और वो किसके बराबर होगा, वो इसके बराबर होना चाहिए। तो अगर ये दो चीज़ वहाँ पर मिल रहा है तो इसका साफ मतलब है कि ये पाइप इसका इक्विवेलेंट पाइप होगा। बात समझ में आ रहा है? तो यही आपका है इक्विवेलेंट पाइप। तो मान लीजिए कि ये इक्विवेलेंट पाइप है, इसका लेंथ LE, डायमीटर DE, E फॉर इक्विवेलेंट। तो देखिए पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, फिर हम लोग इसके आगे मूव करेंगे। ए पाइप ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर is said to be equivalent of compound pipe if it carries same discharge,
एंड सेम हेड लॉस बात समझ में आ गया। किसी भी पाइप को, किसी भी यूनिफॉर्म डायमीटर के पाइप को आप कंपाउंड पाइप का, इस पाइप का इक्विवेलेंट पाइप तभी कह सकते हैं जब यहाँ पर सेम डिस्चार्ज पास कर रहा हो। जितना डिस्चार्ज यहाँ पर पास कर रहा है उतना ही डिस्चार्ज यहाँ पर पास करना चाहिए, और जितना हेड लॉस यहाँ पर हो रहा है उतना ही हेड लॉस वहाँ भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका हेड लॉस कितना हो रहा है, ये वाला, तो यहाँ पर भी सेम इसी के मैग्नीट्यूड के बराबर हेड लॉस अगर हो रहा होगा तो ये दोनों पाइप इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो हमें देखिए यूनिफॉर्म डायमीटर का एक पाइप मिल गया जो कि इसके इक्विवेलेंट है। और फिर ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो टोटल लेंथ है उतना ही लेंथ किसका होगा, कंपाउंड पाइप का होगा, सॉरी इक्विवेलेंट पाइप का होगा, LE के बराबर होगा। यानी LE लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट पाइप बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। यहाँ तक क्लियर है? आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए माय डियर, चलिए अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। अब यहाँ पर एक इक्वेशन आपको मिलेगा, एक फॉर्मूला मिलेगा जिसे आपको याद रखना है। काफ़ी आसान फार्मूला है और यहाँ से कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको पूछा जाएगा। थ्योरेटिकल में आपसे ये पूछा जाएगा कि सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है। तो जो 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर बताया था कि डिस्चार्ज सेम होगा एंड हेड लॉस सेम होगा, सॉरी हेड लॉस सम के बराबर होगा, तो वो चीज़ आपको याद रखना है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंट पाइप के लिए फॉर इक्विवेलेंट पाइप HLE टोटल हेड, सॉरी इक्विवेलेंट हेड लॉस इन द इक्विवेलेंट पाइप, ये किसके बराबर होना चाहिए, तो टोटल हेड लॉस के बराबर होना चाहिए। यानी हेड लॉस इन द इक्विवेलेंट पाइप विल बी इक्वल टू HL1 प्लस HL2 प्लस HL3। यही लिखेंगे जी आप, क्योंकि हमने माइनर लॉस को तो नेग्लेक्ट कर दिया है। ओके, HLE। अब देखिए हेड लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था आपको, याद होगा, FL² डिवाइड बाय 12D⁵ हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। तो आइए देखिए यहाँ पर क्या है, इक्विवेलेंट पाइप में, तो आप क्या लिखेंगे फॉर्मूला में, FLE QE का स्क्वायर डिवाइड बाय 12DE⁵ इज इक्वल टू HL1, सो FL1 Q1 स्क्वायर डिवाइड बाय 12D⁵ प्लस HL2 है, तो HL2 को आप क्या लिखेंगे, FL2 Q2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 12D⁵ प्लस FL3 Q3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 12D⁵ इस तरह आप लिखेंगे। और यहाँ पर जो आपका डिस्चार्ज है इन द इक्विवेलेंट पाइप वो किसके बराबर है, Q के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए फ्रिक्शन फैक्टर हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है। दोनों पाइप के लिए, कंपाउंड पाइप और इक्विवेलेंट पाइप के लिए हमने क्या किया है, फ्रिक्शन फैक्टर को कांस्टेंट रखा है, सेम रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, FLE QE का स्क्वायर, QE किसके बराबर है, Q के बराबर है, सो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12DE⁵ FL1 Q1 भी किसके बराबर होगा, Q के बराबर होगा, 12D⁵ प्लस FL2
क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 12 d2 टू द पावर 5 प्लस FL3 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 12 d3 टू द पावर 5। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, क्या कैंसिल हो सकता है। एकदम ध्यान से देखेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए माय डियर, f यहाँ भी है, क्यू स्क्वायर यहाँ भी है, 12 यहाँ पर है, यानी f क्यू स्क्वायर बाई 12। यहाँ पर भी f क्यू स्क्वायर बाई 12, यहाँ पर भी f क्यू स्क्वायर बाई 12, यानी इस तीनों टर्म से हम क्या करेंगे, f क्यू स्क्वायर बाई 12 कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर भी देखिए f क्यू स्क्वायर बाई 12, तो कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर कैंसल आउट होने के बाद देखिए रिमेनिंग टर्म क्या बचेगा, LE डिवाइड बाय DE टू द पावर 5 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाय D1 टू द पावर 5 प्लस L2 डिवाइड बाय D2 टू द पावर 5 प्लस L3 डिवाइड बाय D3 टू द पावर 5। यही आपको एक रिलेशन मिल गया है यहाँ पर। इसी रिलेशन के माध्यम से आप किसी भी कंपाउंड पाइप को इक्विवेलेंट पाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर LE किसके बराबर होगा, तो L1 प्लस L2 प्लस L3 के बराबर होगा। DE क्या है, डायमीटर ऑफ इक्विवेलेंट पाइप। LE तो आप जानते हैं लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट पाइप, और इसी फार्मूला के हेल्प से आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, तो इक्विवेलेंट पाइप का डायमीटर निकाल सकते हैं आप। ओके, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इक्विवेलेंट पाइप का साइज़ क्या है, उसका डायमीटर क्या है, तो इसी फार्मूला के हेल्प से आप निकालेंगे। तो आपको याद कीजिए कंपाउंड पाइप में 3 पाइप को कनेक्ट किया गया था, तो 3 तक जाएगा। अगर 2 ही पाइप कनेक्ट होता तो ये टर्म आपको नहीं मिलता, तो सिर्फ L1 बाई D1 5 प्लस L2 बाई D2 5 यहाँ तक रहता। अगर 4 पाइप कनेक्ट होगा तो फिर यहाँ पर एक टर्म और ऐड हो जाएगा, L4 बाय D4 टू द पावर 5। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और इस इक्वेशन को हम लोग, इस इक्वेशन का एक नाम है, इसे हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज इक्वेशन। डिफ्यूज इक्वेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन का नाम है डिफ्यूज इक्वेशन। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट पाइप किसके बराबर होगा, तो L1 प्लस L2 प्लस L3। अगर कहीं पर 4 पाइप को कनेक्ट किया गया होगा तो प्लस L4 भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी दोनों के हेल्प से आप इक्विवेलेंट पाइप का साइज़ निकाल सकते हैं। उसका लेंथ कितना होगा, उसका डायमीटर कितना होगा, वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही था माय डियर फ्रेंड पाइप्स इन सीरीज कनेक्शन। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पाइप्स इन पैरेलल कनेक्शन। जितना भी टॉपिक आप देख रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं पाइप्स इन पैरेलल कनेक्शन। पाइप्स इन पैरेलल कनेक्शन। देखिए, मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि जैसे जैसे आप थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं तो उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन अवेलेबल है, ठीक है, वो उस सभी क्वेश्चंस को आप बना लीजिए। ठीक है, जैसे आपका फ्लो थ्रू पाइप चल रहा है तो फ्लो थ्रू पाइप से जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं तो उन सब का प्रैक्टिस कीजिए, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो ठीक है, हम लोग इस सब्जेक्ट के एंड होने के बाद ऑब्जेक्टिव सेशन तो स्टार्ट करेंगे ही, तो वहाँ पर मैं आपको सारा क्वेश्चंस बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं पाइप्स इन पैरेलल कनेक्शन। ओके,
देखिए मान लीजिए पाइप आपका पैरेलल में कनेक्ट है, ये पाइप है, फिर ये पाइप दो भाग में बट जाता है, ठीक है, इसके दो ब्रांच हो जाते हैं, एक ये और फिर एक और ब्रांच हो जाता है ये वाला, ठीक है, और फिर यहाँ से सिंगल पाइप हो जा रहा है, यहाँ से फिर सिंगल पाइप। तो देखिए यही है आपका पाइप्स इन पैरेलल कनेक्शन। ये आपका हो गया फर्स्ट पाइप, दिस इज योर फर्स्ट पाइप, ओके, एंड यहाँ पर डिस्चार्ज मान लीजिए Q1 है, फिर उसी तरह ये आपका सेकेंड पाइप और यहाँ पर डिस्चार्ज आपका Q2 है, ओके। इस पॉइंट को हम A बोल देते हैं और इस पॉइंट को हम B बोल रहे हैं, ओके। फिर देखिए और यहाँ से डिस्चार्ज Q पास कर रहा है, तो यहाँ से भी क्या होगा, Q डिस्चार्ज ही पास करेगा, यानी ये Q यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, ब्रांच में बट गया, मतलब Q बराबर Q1 प्लस Q2, और फिर यहाँ पर देखिए Q1 और Q2 आपस में मिलके हमें क्या दे रहा है, Q दे रहा है। तो ये दोनों पाइप 1 और 2 पैरेलल में कनेक्ट है। अब आपको यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि सर आप इसको पाइप बोल रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं, यहाँ पर तो आप लाइन शो कर रहे हैं। हाँ तो डियर, लाइन में शो कर रहा हूँ, ठीक है, बट वो पाइप है। कैसे वो समझिए, मैं आपको एक दूसरा फिगर बना के दिखा रहा हूँ। वो फिगर मैंने आपको इसीलिए नहीं बना के दिखाया क्योंकि वो बड़ा सा फिगर हो जाएगा ना। अगर पाइप बनाएंगे तो पाइप का तो कुछ तो एरिया लेना ही पड़ेगा आपको। आइए देख लीजिए, जैसे मान लीजिए माय डियर फ्रेंड, ये पाइप है, ये पाइप है, ये पाइप मान लीजिए यहाँ पर ये दो भाग में बट गया, ओके। देखिए ये पाइप दो भाग में बट गया, एक भाग ये हो गया, ओके, और फिर देखिए सेकेंड भाग जो है ये हो गया, ये आपका सेकेंड भाग हो गया, देख लीजिए। तो ये क्या हो गया, ये आपका पैरेलल कनेक्शन है। ये मान लीजिए फर्स्ट पाइप है माय डियर, ये हो गया आपका सेकेंड पाइप। तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड पाइप क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है। तो यहाँ से देखिए डिस्चार्ज Q पास कर रहा है, ये डिस्चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, शेयर हो गया है। तो यहाँ पर डिस्चार्ज Q1, यहाँ पर डिस्चार्ज Q2, फिर यहाँ पर देखिए दोनों डिस्चार्ज आके मिल जाता है और फिर ये आपका डिस्चार्ज Q हो जाएगा। तो इतना बड़ा फिगर मैंने नहीं बनाया है, मैंने क्या किया, बस पाइप को मैंने लाइन से शो कर दिया है। तो ये आपका पाइप फर्स्ट और ये आपका सेकेंड पाइप। सो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो बस यही रीज़न है कि हमने यहाँ पर पाइप शो नहीं किया, क्योंकि आप देख लीजिए कितना बड़ा सा फिगर बन रहा है, ठीक है। तो उतना बड़ा फिगर का कुछ ज़रूरत है नहीं, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जिस तरह मैंने सीरीज कनेक्शन में 2 पॉइंट बताया और वही दोनों पॉइंट से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसी तरह पैरेलल कनेक्शन से भी आपको 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पैरेलल कनेक्शन से भी आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखना है और वही एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पहला पॉइंट तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट आप क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दोनों पाइप में डिस्चार्ज सेम नहीं होगा। सेम होने का कंडीशन है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर Q बराबर क्या होगा, टोटल डिस्चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस Q2। वहाँ पर क्या था, Q1 बराबर Q2 और उसे हम Q बोल रहे थे।
बट यहाँ पर Q बराबर क्या है, Q1 प्लस Q2। तो अगर पाइप पैरेलल में कनेक्ट होगा तो पहला पॉइंट आप क्या बोलेंगे कि डिस्चार्ज विल बी सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्चार्ज थ्रू ईच पाइप। बात समझ में आ गया? तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। देखिए फॉर पाइप्स इन पैरेलल कनेक्शन, फॉर पाइप्स इन पैरेलल कनेक्शन, नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, टोटल डिस्चार्ज विल बी सम ऑफ डिस्चार्ज थ्रू इंडिविजुअल पाइप्स, सम ऑफ डिस्चार्ज थ्रू इंडिविजुअल पाइप्स। ओके, चलिए सेकेंड पॉइंट माय डियर फ्रेंड ये है, फर्स्ट पाइप से मान लीजिए जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो फर्स्ट पाइप में हेड लॉस मान लीजिए HL1 है, और सेकेंड पाइप से जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो उस टाइम मान लीजिए हेड लॉस 2 है, HL2 है। मतलब फर्स्ट पाइप में हेड लॉस कितना हो रहा है, HL1, और सेकेंड पाइप में हेड लॉस कितना हो रहा है, HL2। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर पाइप पैरेलल में कनेक्ट होगा तो दोनों ही पाइप में सेम हेड लॉस होगा, दोनों ही पाइप में हेड लॉस सेम हो जाएगा। यही दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए, अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि सर दोनों पाइप से हेड लॉस सेम कैसे हो जाएगा? तो मैं अभी आपको ये चीज़ प्रूफ करके दिखाऊंगा कि दोनों पाइप में हेड लॉस सेम क्यों होगा। उसके पहले मैं आपको इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, जबकि ये याद करने में कुछ है नहीं, ठीक है, बट कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या देखा था सीरीज़ में, क्या देखा था आपने सीरीज़ में, अगर पाइप सीरीज़ में कनेक्ट था तो वहाँ पर आपने देखा था Q1 Q2 बराबर होगा, फिर HL बराबर क्या था, HL1 प्लस HL2 प्लस इस तरह था, बट पैरेलल में इस तरह। तो देखिए कुछ हुआ नहीं है, बस ये उल्टा हो गया है, चेंज हो गया है। वहाँ पर डिस्चार्ज सेम था, हेड लॉस समेशन था। यहाँ पर देखिए हेड लॉस सेम हो गया है, डिस्चार्ज समेशन हो गया है। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा। ओके, चलिए अब देखिए, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना होगा। ओके, आइए अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट पाइप की बात करेंगे। इक्विवेलेंट पाइप, तो मान लीजिए कि, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि एक कुछ पैरेलल पाइप्स कुछ कनेक्ट है, यहाँ देखिए कुछ पैरेलल पाइप्स को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ओके, चलिए अब कुछ पैरेलल पाइप्स का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर नंबर ऑफ पाइप्स पैरेलल में कनेक्ट है, नंबर ऑफ पाइप्स। यहाँ पर माय डियर फ्रेंड नंबर ऑफ पाइप्स पैरेलल में कनेक्ट है। ओके, ये मान लीजिए फर्स्ट पाइप है, ये सेकंड पाइप, ये थर्ड पाइप, ये फोर्थ पाइप, उसी तरह एन पाइप, सॉरी उसी तरह माय डियर फ्रेंड एन पाइप पैरेलल में कनेक्ट है। ओके, और जितने भी ये पाइप हैं वो सभी आइडेंटिकल हैं। जितने भी आप पाइप देख रहे हैं, तो टोटल पाइप आप कितने देख रहे हैं, एन पाइप देख रहे हैं। ये पहला पाइप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह नंबर ऑफ पाइप कितना है, एन, और ये सभी पाइप आइडेंटिकल है, सेम है। ठीक है,
मतलब इस सभी पाइप्स का साइज सेम है। n क्या है? नंबर ऑफ आइडेंटिकल पाइप्स connected in parallel, अब सोचिए, यदि सभी पाइप्स आइडेंटिकल होगा तो डिस्चार्ज क्या होगा, इस चीज़ को समझते हैं। मान लीजिए कि दो पाइप कनेक्ट है, मान लीजिए दो पाइप पैरेलल में कनेक्ट है और दोनों ही पाइप आइडेंटिकल है, दोनों का साइज सेम है, तो यहाँ पर अगर डिस्चार्ज Q है तो आप क्या बोलेंगे कि सर डिस्चार्ज हाफ हाफ हो जाएगा, इन दोनों पाइप से डिस्चार्ज हाफ हाफ हो जाएगा और फिर यहाँ पर हमें डिस्चार्ज Q मिल जाएगा। तो हाफ हाफ क्यों हो गया? क्योंकि दोनों पाइप आइडेंटिकल है। अब याद कीजिए, मैंने बताया था आपको कि इन दोनों पाइप से यानी Q1 और Q2 सेम हो सकता है, बताया था ना मैंने कि Q1 और Q2 सेम हो सकता है, लेकिन क्या कंडीशन है? तो दोनों ही पाइप आइडेंटिकल होना चाहिए, तब ये दोनों डिस्चार्ज सेम हो जाएगा। तो वही यहाँ पर देख लीजिए, अगर ये दोनों आइडेंटिकल होगा तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज आपका सेम हो जाएगा। और वो आप कैसे निकालेंगे? तो Q/2 अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर नंबर ऑफ पाइप्स कितना है? n = 2 है। और सिंगल पाइप से जो आप डिस्चार्ज यहाँ पर देख रहे हैं वो कैसे निकला? तो वो निकला है टोटल डिस्चार्ज डिवाइड बाय नंबर ऑफ पाइप, मतलब हर एक पाइप से जो डिस्चार्ज पास करेगा वो कैसे निकलेगा? Q/n करके। n क्या है? नंबर ऑफ पाइप। तो यहाँ पर n का वैल्यू 2 है और ये सभी पाइप क्या होना चाहिए? आइडेंटिकल होना चाहिए। ओके, चलिए अब मान लेते हैं कि थ्री पाइप्स जो है वो कनेक्ट है। देखिए, फर्स्ट पाइप, सेकेंड पाइप एंड दिस इज योर थर्ड पाइप। यहां से डिस्चार्ज Q, यहां से डिस्चार्ज Q। अब यहां पर तीनों ही पाइप फिर से क्या है? आइडेंटिकल है, तो तीनों पाइप से डिस्चार्ज सेम पास करेगा। तो जब तीनों पाइप से डिस्चार्ज सेम पास करेगा तो हर एक पाइप से डिस्चार्ज कितना होगा? Q/3 और यहाँ पर भी कैसे आपने निकाला है? Q/n करके निकाला है आपने। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माय डियर? अगर नंबर ऑफ पाइप n है और सभी पाइप्स आइडेंटिकल हैं तो यहाँ पर सभी पाइप से जो डिस्चार्ज पास करेगा वो कितना हो जाएगा? Q/n डिस्चार्ज पास करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में जी? ओके, चलिए, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये दोनों हेड लॉस सेम कैसे हुआ, ये दोनों हेड लॉस आखिर सेम कैसे हो गया, इस चीज़ को पहले हम लोग देखते हैं। आइए ध्यान देंगे आप लोग। ओके, देखिए, ये आपका जो पॉइंट A है और ये पॉइंट आपका B है, इन दोनों पॉइंट पर हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करके देखते हैं। लेकिन बर्नौलीज जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर दो पाथ है, एक पाथ 1 और एक पाथ 2। मतलब फ्लूइड आपका यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, उसी तरह फ्लूइड आपका यहाँ से यहाँ तक आ रहा है दूसरे पाथ से। तो पॉइंट दोनों सेम है। इसी पॉइंट से देखिए दोनों स्टार्ट हुआ है और इसी पॉइंट पर दोनों पहुँच रहा है, तो पॉइंट तो दोनों के लिए सेम है। कहने का मतलब यह है कि दोनों पाइप का एंड पॉइंट सेम है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस A और B पर बर्नौलीज अप्लाई करेंगे तो फिर वहाँ पर हमारे लिए दो पाथ होगा, तो हम लोग दोनों पाथ से बर्नौलीज अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पाथ 1 से बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करके देखते हैं। आइए देखिए, अप्लाइंग
एट ए एंड बी। तो क्या लिखेंगे आप? तो हम लोग बर्नौलीज अप्लाई कर रहे हैं ए और बी पे, तो सबसे पहले हम लोग पाथ 1 से अप्लाई कर रहे हैं। तो जब पाथ 1 से अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगा और फिर वो टोटल एनर्जी यहाँ से यहाँ तक आने में थोड़ा सा घट जाएगा। क्यों? क्योंकि हेड लॉस हो रहा है HL1, दैट मीन्स यहाँ पर टोटल एनर्जी थोड़ा कम हो जाएगा। तो आप कैसे लिखेंगे? PA बाय ρg प्लस VA स्क्वायर बाय 2g प्लस ZA इज इक्वल टू, यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगा PB बाय ρg प्लस VB स्क्वायर बाई 2g प्लस ZB प्लस हेड लॉस आपको लिखना पड़ेगा प्लस HL1। और ये बर्नौलीज इक्वेशन हमने लिखा है किसके लिए? फॉर पाथ 1। पाथ 1 के लिए हमने ये बर्नौलीज इक्वेशन लिखा है। अब हम लोग इस पाथ 2 से देखेंगे, क्योंकि इस पाथ 2 से भी हम लोग ए और बी पॉइंट पर बर्नौलीज आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ होगा, जितना एनर्जी यहाँ पर होगा, जितना हेड यहाँ पर होगा, उससे थोड़ा कम हेड यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में हेड लॉस HL2 हो रहा है। तो आप क्या लिखेंगे जी? PA बाय ρg, यहाँ का टोटल हेड हम लिख रहे हैं, प्लस VA स्क्वायर बाई 2g प्लस ZA इज इक्वल टू, यहाँ का टोटल एनर्जी PB बाय ρg प्लस VB स्क्वायर बाई 2g प्लस ZB प्लस ये वाला हेड लॉस HL2। और ये हम लोग किसके लिए लिख रहे हैं? फॉर पाथ 2। ये हम लोग पाथ 2 के लिए लिख रहे हैं। तो दोनों पाथ के लिए हम लोगों ने ए और बी पॉइंट पर बर्नौलीज अप्लाई करके हमने देख लिया। अब इस दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, और यहाँ पर HL1, यहाँ पर HL2। तो इसका क्या मतलब है कि HL1 और HL2 बराबर होगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। तो जब दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, ये कैंसल आउट, कैंसल आउट, कैंसल आउट, ये भी कैंसल आउट, सारा कैंसल आउट हो जाएगा। तो HL1 माइनस HL2 बराबर 0। सो HL1 बराबर HL2। ओके, तो यहाँ से आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि HL1 इज इक्वल टू HL2। मतलब माय डियर फ्रेंड, यदि नंबर ऑफ पाइप्स पैरेलल में कनेक्ट होगा तो सभी इंडिविजुअल पाइप से हेड लॉस सेम होगा। सभी इंडिविजुअल पाइप में हेड लॉस सेम होगा। और डिस्चार्ज क्या होगा? तो डिस्चार्ज समेशन होगा, सम ऑफ डिस्चार्ज थ्रू द इंडिविजुअल पैरेलल पाइप्स। बात समझ में आ गया? तो इतना चीज़ तो आपको याद रखना ही है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि आखिर हेड लॉस दोनों ही पैरेलल पाइप में सेम क्यों होता है, वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे। अब हम लोग यहाँ पर इक्विवेलेंट पाइप का डायमीटर कैसे फाइंड करेंगे। इक्विवेलेंट पाइप का डायमीटर किस तरह हम लोग फाइंड करेंगे, जिस तरह हमने सीरीज कनेक्शन में देखा था, सेम उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि इक्विवेलेंट पाइप में माय डियर फ्रेंड, अगर सभी पाइप्स आपका क्या हो, यहाँ पर कुछ पाइप मैंने पैरेलल कनेक्शन में दिखाया है, और अगर सभी पाइप्स आइडेंटिकल हो तो उस टाइम हर एक इंडिविजुअल पाइप से डिस्चार्ज कितना पास करेगा? Q बाय N। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इंडिविजुअल पाइप। तो मान लीजिए ये हमारा इक्विवेलेंट पाइप है, तो यहाँ पर डिस्चार्ज कितना होगा? QE। हेड लॉस कितना हो जाएगा? HLE। और इसका लेंथ LE, डायमीटर DE। यही हमारा क्या है? इक्विवेलेंट पाइप। किसका? इसका। इस कनेक्शन का इक्विवेलेंट पाइप मान लीजिए ये वाला है। अब आप सोचिए
कि ये इक्विवेलेंट पाइप कब हो सकता है, तो जो इफेक्ट यहाँ पर हो रहा होगा वही सेम इफेक्ट यहाँ पर भी होना चाहिए। मतलब क्या है इसका, तो यहाँ से आपका जो डिस्चार्ज है, ठीक है, जो डिस्चार्ज है वो डिस्चार्ज जितना यहाँ पास कर रहा है उतना ही डिस्चार्ज यहाँ पर भी पास करना चाहिए। बात समझ में आ गया। एंड जितना हेड लॉस यहाँ पर सिंगल पाइप से हो रहा होगा उतना ही हेड लॉस यहाँ पर होना चाहिए, उतना ही हेड लॉस यहाँ पर भी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हेड लॉस इन द इक्विवेलेंट पाइप विल बी इक्वल टू हेड लॉस इन इच पाइप। ओके, अब यहाँ से देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे, FLE/QE का स्क्वायर डिवाइड बाय 12 DE टू द पावर 5 इज इक्वल टू HL। HL को आप क्या लिखेंगे, FL लिखेंगे, क्योंकि सभी पाइप का लेंथ क्या है, L, सभी पाइप्स का लेंथ क्या है, L है। इनटू क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर होता है ना, और सभी पाइप से डिस्चार्ज कितना है, Q/N है, तो Q/N का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 12 D टू द पावर 5। यहाँ पर D क्या है, तो सभी इंडिविजुअल पाइप का डायमीटर। D क्या है, सभी आइडेंटिकल पाइप्स का डायमीटर D है, तो हमने D पुट कर दिया। अब यहाँ से देखिए आपका F कैंसल आउट, 12 कैंसल आउट। अब यहाँ से देखिए माय डियर फ्रेंड, अब यहाँ से इसके आगे देख लेते हैं। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन मिलेगा और वो आपको याद रखना है। आइए देखिए, तो क्या बच रहा है यहाँ पर, LE इंटू QE का स्क्वायर, डिस्चार्ज इन इक्विवेलेंट पाइप, वो किसके बराबर होगा, टोटल डिस्चार्ज के बराबर होगा, मतलब Q के बराबर होगा। सो Q स्क्वायर डिवाइड बाय DE टू द पावर 5 इज इक्वल टू L इंटू Q स्क्वायर डिवाइड बाय N स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा, इंटू D टू द पावर 5, Q स्क्वायर कैंसल आउट। सो LE डिवाइड बाय DE टू द पावर 5 इज इक्वल टू L डिवाइड बाय N स्क्वायर इंटू D टू द पावर 5। यही रिलेशन हो गया माय डियर। अगर कुछ पाइप्स पैरेलल में कनेक्ट हो तो उसका इक्विवेलेंट पाइप कैसे आप निकाल सकते हैं, दैट मीन्स इक्विवेलेंट पाइप का डायमीटर आप कैसे निकाल सकते हैं, तो इस फॉर्मूला के हेल्प से आप निकाल सकते हैं। LE डिवाइड बाय DE टू द पावर 5 इज इक्वल टू L बाय N स्क्वायर इंटू D5। मान लीजिए कि वहाँ पर दो ही पैरेलल पाइप है, तो N के जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ से देखिए, अगर इफ़, जनरली ये फॉर्मूला एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, फिर भी आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगर LE L के बराबर हो जाए, इफ़ LE इज इक्वल टू L, यानी इस इक्विवेलेंट पाइप का जो लेंथ है वो इस पैरेलल आइडेंटिकल पाइप के लेंथ के बराबर यदि हो जाए, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये LE और ये L कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, DE टू द पावर 5 इज इक्वल टू N स्क्वायर इंटू D टू द पावर 5। सो यहाँ से DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N स्क्वायर D टू द पावर 5 का पावर 1/5। सो DE इज इक्वल टू N टू द पावर 2/5 इंटू D। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आपको मिल रहा है और ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये भी आपको याद रखना है। तो लास्ट में आपका एक क्या रिलेशन मिल रहा है कि इक्विवेलेंट पाइप का डायमीटर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो n टू द पावर 2/5 इंटू D। n क्या है, नंबर ऑफ
आइडेंटिकल पाइप्स कनेक्टेड इन पैरेलल। डी क्या है? डायमीटर ऑफ ईच इंडिविजुअल आइडेंटिकल पाइप। हर एक पाइप का जो डायमीटर होगा वो आपका डी है। तो आइए मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, डी क्या है? डायमीटर ऑफ ईच पैरेलल पाइप, ईच पैरेलल पाइप्स। तो इसी फार्मूला के हेल्प से हम लोग आसानी से इक्विवेलेंट पाइप का डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो ये था माय डियर फ्रेंड पाइप्स इन पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन भी हो गया है एंड पैरेलल कनेक्शन भी हो गया है एंड आई होप कि आपको ये सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलिए अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं, प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे। अब हम लोग बात करेंगे पावर ट्रांसमिशन थ्रू द पाइप, मतलब पाइप के द्वारा जो पावर ट्रांसमिशन होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो चलिए ध्यान देते हैं, आप लोग थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिए। तो पावर ट्रांसमिशन से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, आइए देखिए, पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप्स। पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप्स मतलब पाइप के द्वारा पावर का ट्रांसमिशन होता है। कैसे, इस चीज़ को समझते हैं अभी, बस ध्यान देंगे आप। मान लीजिए माय डियर फ्रेंड, ये आपका रिजर्वॉयर है, दिस इज़ योर रिजर्वॉयर, और यहाँ से आपका पाइप कनेक्ट है। यहाँ से मान लीजिए पाइप कनेक्ट, ये इसका सेंटर लाइन, और यहाँ से मान लीजिए कि इसमें फ्लूइड यहाँ तक है। इस रिजर्वॉयर में मान लीजिए वाटर है, ठीक है, हम लोग वाटर का ही केस ले रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो हेड है वो H है। मान लीजिए कि एक रिजर्वॉयर है जिसमें वाटर है और उस रिजर्वॉयर से एक पाइप कनेक्ट है। तो आप जानते हैं कि ये वाटर इस पाइप से फ्लो करेगा, आगे जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, वाटर पाइप के जरिए वाटर आगे जा रहा है, वाटर मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। तो वाटर के पास तो पावर होता है ना, उसे हम हाइड्रोलिक पावर कहते हैं। वाटर के पास क्या होगा? एक पावर होगा, ठीक है। उस पावर को हम लोग हाइड्रोलिक पावर कहते हैं या हाइड्रोलिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो वाटर का जो पावर है वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट कर रहा है, इसीलिए बोला गया है कि पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप्स, मतलब पाइप के द्वारा पावर का ट्रांसमिशन होता है, क्योंकि पाइप के जरिए ही तो वाटर एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है और वाटर के पास पावर होता है। तो इसीलिए बोला गया है कि पावर का ट्रांसमिशन होता है। अब सोचिए, वाटर के पास पावर है, लेकिन यदि पाइप रफ हुआ तो जब वाटर फ्लो करेगा, जब वाटर यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, तो वाटर के पास जो अपना एनर्जी है वो एनर्जी फ्लो के दौरान डिक्रीज होते जाएगा, क्योंकि पाइप का सरफेस रफ है। तो जितना पावर ट्रांसमिट होना चाहिए था उतना तो नहीं हो पाएगा, उससे थोड़ा कम पावर ट्रांसमिट होगा। तो वही हमें यहाँ पर पढ़ना है कि इस पाइप का कितना एफिशिएंसी होगा। पाइप का काम है कि वाटर को ट्रांसमिट करना, वाटर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। इसका मतलब यह है, इनडायरेक्ट मतलब यह है कि पावर को ट्रांसमिट करना। पावर ट्रांसमिट होता है यहाँ पर पाइप के थ्रू। तो फिर पाइप का एफिशिएंसी कितना है, कितना एफिशिएंसी होगा, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। आप देख लीजिए, पाइप के लिए हेड कितना है? H। पाइप के लिए हेड था H, लेकिन जैसे जैसे वाटर फ्लो करेगा तो ये हेड डिक्रीज होते जाएगा। तो हेड डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। तो पाइप को हमने हेड दिया था H फॉर एग्जाम्पल, बट पाइप में हेड घट गया तो एफिशिएंसी कितना होगा? तो एक्चुअल हेड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल हेड। इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो पाइप का काम है बेसिकली पावर को ट्रांसमिट करना, ठीक है। तो कैसे ट्रांसमिट होगा, क्या पावर होगा, पावर मैक्सिमम होने का क्या कंडीशन है, वो सभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आइए देखते हैं। तो पावर देखिए, पावर का फॉर्मूला होता है रोजी क्यू एच। अब ये क्यों होता है फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू रोजी क्यू एच, वो मैं आपको हाइड्रोलिक मशीन जब पढ़ाऊंगा तब वहाँ पर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर जो आप रोजी क्यू देख रहे हैं, रोजी क्यू, ठीक है, ये है आपका वेट पर सेकेंड, ये है आपका वेट पर सेकेंड। और उसमें जब हम लोग हेड से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ तो आप हेड बोल रहे हैं, लेकिन जब हम मशीन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम हाइट बोलेंगे उसको, ठीक है। तो जब हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पावर मिल जाता है। आप इसको चेक कर सकते हैं, इसका यूनिट निकाल के आप चेक कर सकते हैं। रोजी क्यू वेट पर सेकेंड, वेट पर सेकेंड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर सेकेंड, इनटू एच का यूनिट मीटर, न्यूटन मीटर क्या हो गया, जूल, तो जूल पर सेकेंड को हम क्या बोलेंगे, वाट बोलेंगे, ठीक है। यानी पावर इज इक्वल टू रोजी क्यू एच होता है। तो ये आप याद रखेंगे पूरे फ्लूइड मशीन में। जब आप पूरा फ्लूइड मशीन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप ये फॉर्मूला फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे, रोजी क्यू एच, ओके। तो पावर इज इक्वल टू रोजी क्यू एच है, बट इस पॉइंट के लिए हेड कितना है, एच। अभी तक हेड घटा नहीं है, अभी तक हेड डिक्रीज नहीं हुआ है, दैट मीन्स ये कौन सा पावर होगा, थ्योरेटिकल पावर होगा। सो थ्योरेटिकल पावर इज इक्वल टू रोजी क्यू एच। अब देखिए, अब सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिए। ये रिजर्वॉयर था, इसमें एक पाइप को ऐड किया गया, तो ये रिजर्वॉयर ने पाइप को बोला, मान लीजिए को बोला कि बाबू हम तुमको वाटर दे रहे हैं, लेकिन कितना हेड पे, एच हेड पे दे रहे हैं। उसका उस वाटर का हेड कितना है, एच है, मतलब उसके पास पावर कितना है, रोजी क्यू एच है। अब उसी पावर को तुमको यहाँ से दूसरे जगह लेके जाना है, पाइप को बोला उसने, रिजर्वॉयर। तो बेचारा पाइप क्या करेगा, बोला ठीक है, वो इस वाटर को यहाँ से लेके चलने लगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड, चूँकि पाइप का सरफेस रफ है और वाटर भी खुद विस्कस है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर वाटर को देना था, डिलीवर करना था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में क्या हो जाएगा, हेड लॉस हो जाएगा। यहाँ पर हेड था एच, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में हेड लॉस हो गया, मतलब यहाँ पहुँचते पहुँचते यहाँ पर हेड कितना हो गया, एच माइनस एच एल हो गया। यहाँ पर उसको हेड दिया गया था एच, तो जब हेड दिया गया था एच तो उसको कितना पावर दिया गया था कि बाबू तुमको इतना पावर ट्रांसमिट करना है, इतना पावर तुमको यहाँ से वहाँ लेके जाना है। लेकिन बेचारा क्या कर पाया, तो देखिए रोजी क्यू एच के जगह क्या हो जाएगा, एच माइनस एच एल, वो सिर्फ इतना पावर को ही ट्रांसमिट कर पाया। तो इस पावर को हम क्या बोल देंगे, एक्चुअल पावर। बात समझ में आ गया। सो एक्चुअल पावर इज इक्वल टू रोजी क्यू एच माइनस एच एल। सो एफिशिएंसी ऑफ पाइप, सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आप इस पाइप का एफिशिएंसी निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट बटे इनपुट। हमने इतना इनपुट दिया था, बदले में उसने क्या किया, वही चीज़ देख लीजिए। रिजर्वॉयर बोलेगा कि हमने पाइप को इतना पावर दिया था कि तुमको इतना पावर लेके जाना है यहाँ से वहाँ तक, लेकिन वो क्या किया, वो सिर्फ इतना पावर डिलीवर कर पाया। तो आउटपुट ये हो गया, इनपुट ये हो गया। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, एक्चुअल पावर डिवाइड बाय थ्योरेटिकल पावर, दैट मीन्स रोजी क्यू एच माइनस एच एल डिवाइड बाय रोजी क्यू एच। So efficiency of pipe is equal to H minus HL divided by H. So efficiency of pipe will be equal to H minus HL by H.
आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग फिर बाद में देखेंगे कि ये एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगा, कितना मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा वो हम देखेंगे। अब आइए, अब हम लोग देखना चाहते हैं कि पावर मैक्सिमम कब होगा, पावर ट्रांसमिशन मैक्सिमम किस कंडीशन में होगा। ओके आइए देखिए, तो P एक्चुअल क्या है, रोजी क्यू एच माइनस एच एल। सो P एक्चुअल इज इक्वल टू रोजी क्यू, ठीक था, H माइनस एच एल का क्या फॉर्मूला होता है तो आप जानते हैं, एफ एल क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 12 d टू द पावर 5। ओके चलिए अब देखिए, सो एक्चुअल पावर इज इक्वल टू रोजी क्यू को अंदर लेके चले जाइए तो क्यू एच माइनस एफ एल क्यू का पावर 3 हो जाएगा डिवाइड बाई 12 d टू द पावर 5। हमें ये देखना है कि ये पावर मैक्सिमम कब होगा, मतलब पावर ट्रांसमिशन मैक्सिमम किस कंडीशन में होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, पावर किसके साथ वैरी कर रहा है, रो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, एफ कांस्टेंट, एल भी कांस्टेंट, डी भी कांस्टेंट। तो पावर डिस्चार्ज के साथ वैरी कर रहा है, ठीक है, पावर डिस्चार्ज के साथ वैरी कर रहा है माय डियर फ्रेंड। तो आइए देख लेते हैं, फॉर मैक्सिमम पावर आप क्या करेंगे, dP एक्चुअल बाई डी क्यू इज इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। रोजी तो कांस्टेंट है, ये तो उसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर क्यू एच को जब डिस्चार्ज के टर्म में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा जी, एच बचेगा माइनस एफ एल डिवाइड बाई 12 डी का पावर 5 बाहर आ जाएगा, क्यू का पावर 3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एफ एल क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 12 डी टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0, यही मिलेगा आपको। सो एच माइनस एफ एल क्यू स्क्वायर बाई 12 डी टू द पावर 5, ये क्या है, ये हेड लॉस है। सो एच माइनस 3 टाइम्स एच एल इज इक्वल टू 0। सो एच विल बी 3 टाइम्स हेड लॉस, यानी हेड लॉस इज इक्वल टू एच बाई 3। देखिए माय डियर फ्रेंड, यही है आपका कंडीशन, यानी अगर पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो अगर हेड लॉस टोटल हेड का 1/3 हो जाता है, अगर हेड लॉस इन द पाइप, इफ द हेड लॉस इन द पाइप इज 1/3 ऑफ द टोटल हेड या 1/3 ऑफ द हेड एट इनलेट, then power transmission through the pipe will be maximum, तो ये चीज़ आपको याद रखना है माय डियर। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आप याद रखेंगे कि जब हेड लॉस टोटल हेड का 1/3 हो जाता है तो उस टाइम पाइप से पावर ट्रांसमिशन मैक्सिमम हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखना चाहते हैं कि एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगा। अब हम लोग देखना चाहते हैं माय डियर कि एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगा। तो आइए, सो मैक्सिमम एफिशिएंसी विल बी, तो एफिशिएंसी भी मैक्सिमम कब होगा, इसी कंडीशन पर एच एल बराबर एच बाई 3। तो यहाँ पर देखिए एच माइनस एच एल के जगह पर क्या पुट करेंगे, एच बाई 3 डिवाइड बाय एच, ये क्या हो जाएगा 2h बाई 3, एच कैंसल आउट, 2 by 3, that means maximum efficiency will be
0.6667 या आप सिंपली ये बोल सकते हैं 66.67%। यही होगा मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, पाइप का मैक्सिमम एफिशिएंसी माय डियर फ्रेंड इतना ही होगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जाएगा। चलिए अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके आगे, वो देखिए क्या होगा, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट मैं आपको समझा दे रहा हूँ तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। अभी हमने पढ़ा था पावर ट्रांसमिशन थ्रू द पाइप। अब इसका अगला टॉपिक है पावर ट्रांसमिशन थ्रू द नोज़ल के द्वारा। तो नोज़ल कहाँ पे रहेगा? पाइप के आगे ही नोज़ल कनेक्ट रहता है। तो जहाँ जो कंडीशन आपने यहाँ पढ़ा था ना कि पावर ट्रांसमिशन मैक्सिमम कब होगा, तो आपने क्या पढ़ा? तो आपने पढ़ा कि जब हेड लॉस टोटल हेड का 1/3 हो जाए तो उस टाइम पावर ट्रांसमिशन मैक्सिमम होगा। तो वहाँ पर भी अगर नोजल से पावर ट्रांसमिशन हो रहा है और वहाँ पर मैक्सिमम पावर का कंडीशन यदि पूछा जाए, चाहे पाइप हो चाहे नोजल हो, तो याद रखना है कि यही कंडीशन दोनों के लिए वैलिड होगा। यानी नोजल से भी यदि पूछा जाए तो वहाँ पर हेड लॉस अगर H/3 है तो पावर ट्रांसमिशन मैक्सिमम होगा। बात समझ में आ गया? चलिए, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर लास्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर हमारा फ्लो थ्रू पाइप कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और हमारा लास्ट टॉपिक है माय डियर फ्रेंड वाटर हैमरिंग इन पाइप्स। ध्यान देंगे आप लोग, वाटर हैमरिंग इन पाइप्स। वाटर हैमरिंग, तो नाम से ही लग रहा है कि वाटर हैमरिंग मतलब वाटर जो होगा वो हैमरिंग एक्शन कर रहा होगा। हैमर का मतलब समझते हैं, ठीक है। तो वाटर जब पाइप में हैमरिंग एक्शन कर रहा होगा तो उसे ही हम वाटर हैमरिंग कहते हैं। लेकिन ऐसा कब होगा? ठीक है, तो आइए समझते हैं। पहले फिगर के हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए माय डियर फ्रेंड, ये आपका पाइप, यहां से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। और फिर जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर भाल्व लगा हुआ होता है, पाइप में भाल्व लगा हुआ होता है। दिस इज भाल्व, ये क्या है? भाल्व। अब एकदम ध्यान से समझिए, मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। यहाँ से फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो फ्लो का वेलोसिटी क्या होगा माय डियर? फ्लो का वेलोसिटी v है, फ्लो हो रहा है। लेकिन अब यदि आप इस भाल्व को क्लोज कर दें या धीरे धीरे क्लोज कर दें, ठीक है, यहाँ पर आप भाल्व को दो तरीके से क्लोज कर सकते हैं, एक तो ग्रेजुअल और एक आप सडन क्लोज कर सकते हैं। यानी ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ भाल्व या सडन क्लोजर ऑफ भाल्व। तो दोनों ही केस में क्या होगा आप देखिए अच्छे से। जब आप इस भाल्व को क्लोज करेंगे तो मान लीजिए माय डियर, भाल्व आपका अब यहाँ पर है, आपने क्या किया? भाल्व को आपने यहाँ तक क्लोज कर दिया। तो भाल्व के क्लोज करने से पहले यहाँ पर वेलोसिटी कितना था? v था, और पूरे पाइप से फ्लो हो रहा था। लेकिन जैसे ही आपने भाल्व को यहाँ तक क्लोज कर दिया, अब फ्लो यहाँ से होगा, ठीक है। मतलब एरिया ऑफ फ्लो क्या हो गया? घट गया। एरिया ऑफ फ्लो यहाँ पर घट गया। उसी तरह माय डियर फ्रेंड, यदि आप इस भाल्व को कंप्लीट क्लोज कर दें माय डियर फ्रेंड, यदि हम लोग भाल्व को कंप्लीट क्लोज कर दें तो सोचिए क्या होगा। कुछ देर पहले भाल्व पूरा खुला हुआ था और फ्लो v वेलोसिटी से हो रहा था। जब फ्लो v वेलोसिटी से हो रहा है तो उस फ्लो का मोमेंटम कितना है जी? फ्लो का मोमेंटम कितना है? m इंटू v। लेकिन जैसे ही आपने भाल्व को कंप्लीट क्लोज कर दिया
तो यहाँ पर क्या होगा, ये मोमेंटम जो कुछ टाइम पहले ही था वो मोमेंटम पूरा का पूरा जीरो हो गया, आपने उसको जीरो कर दिया। कुछ टाइम पहले ही मोमेंटम, फ्लूइड का मोमेंटम m/v था, लेकिन अब क्या किया आपने, भाल्व को एकाएक बंद कर दिया तो वो मोमेंटम हमारा ख़त्म हो गया। तो मोमेंटम ख़त्म होगा तो उसका कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा जी। एक हाई वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो कर रहा है और आपने एकाएक भाल्व को क्लोज कर दिया तो उसका मोमेंटम तो जीरो हो गया। तो मोमेंटम जीरो हुआ तो किसी में कन्वर्ट होगा ना, वो ट्रांसफॉर्म होगा, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो मोमेंटम तो आपका जीरो हो चुका है, लेकिन उसके कारण यहाँ पर एक हाई प्रेशर वेव जनरेट हो जाता है। यहाँ पर इस रीजन में एक हाई प्रेशर वेव जनरेट हो जाता है और इस प्रेशर वेव का इंटेंसिटी इतना ज़्यादा होता है, ठीक है, कि यहाँ पर ये आपका एक ह्यूज नॉइज, यहाँ पर ह्यूज नॉइज क्रिएट हो जाएगा। ह्यूज नॉइज, उस नॉइज को हम लोग वाटर हैमरिंग कहते हैं, यानी वहाँ पर आपको एक बहुत ज़्यादा नॉइज सुनने को मिलेगा और ये यहाँ पर इस पाइप में ये हैमरिंग एक्शन करेगा, ठीक है। उसी हैमरिंग एक्शन को बोला गया है वाटर हैमरिंग, वाटर हैमरिंग इन द पाइप्स। और इसका इंटेंसिटी इतना ज़्यादा होता है कि ये पाइप को बर्स्ट भी कर सकता है, पाइप यहाँ पर आपका बर्स्ट भी हो सकता है। तो यही है माय डियर वाटर हैमरिंग इन द पाइप्स। फिर से सुन लीजिए, किसी भी पाइप में जब फ्लूइड का फ्लो हो रहा हो और आप भाल्व को अचानक बंद कर देते हैं तो उस फ्लूइड का जो मोमेंटम था m/v, वो मोमेंटम एकाएक ख़त्म हो गया है, तो फिर वो दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होगा। वो मोमेंटम जीरो जैसे ही हुआ तो दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब है कि वहाँ पर हाई प्रेशर वेव या हाई प्रेशर एनर्जी वहाँ पर फॉर्म हो जाएगा और उस हाई प्रेशर वेव का इंटेंसिटी इतना ज़्यादा होता है कि वो वहाँ पर पाइप के वाल पर हैमरिंग एक्शन करना शुरू कर देता है, जिसके कारण ह्यूज नॉइज़ क्रिएट होता है। इसी ह्यूज नॉइज़ को हम लोग वाटर हैमरिंग कहते हैं या नॉकिंग भी कहेंगे या डिटोनेशन भी कहेंगे। और इसका इंटेंसिटी इतना ज़्यादा होता है कि पाइप को बर्स्ट भी कर सकता है। तो आइए पहले इसका डेफिनेशन लिख दिया जाए, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और भी पॉइंट देखेंगे। देखिए, when a liquid is flowing through a pipe, when a liquid is flowing through a pipe and valve is closed, suddenly then high pressure wave is generated. Then high pressure wave is generated. This causes huge noise called knocking or detonation or water hammering This can even burst the pipe. This can even burst the pipe. यही है आपका वाटर हैमरिंग। ओके, चलिए, बहुत ही अच्छा माय डियर। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप बोलेंगे ठीक है सर, वाटर हैमरिंग तो हो गया, लेकिन सर इससे हम बचें कैसे, इससे कैसे बचा जाए। मान लीजिए कहीं पर हमें भाल्व को तुरंत क्लोज करना है, क्योंकि वहाँ कहीं कहीं पर ऐसा कंडीशन एराइज होता है कि हमें भाल्व को तुरंत क्लोज करना पड़ता है, तो फिर तो वहाँ पर वाटर हैमरिंग हो जाएगा। तो उससे कैसे बचा जाए, तो उसका एक उपाय है माय डियर फ्रेंड,
वहाँ पर हम लोग सर्ज टैंक का यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि ये आपका सर्ज टैंक है, ये आपका सर्ज टैंक है। तो हम क्या करते हैं, इस सर्ज टैंक को यहाँ पर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। इस सर्ज टैंक को हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज योर सर्ज टैंक। अब देखिए क्या होगा, हमने क्या किया, इस पाइप से सर्ज टैंक को कनेक्ट कर दिया। तो जब फ्लूइड यहाँ फ्लो कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप वाल्व को क्लोज करेंगे, क्लोज करने से पहले मोमेंटम m इंटू भी था, लेकिन जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे तो ये मोमेंटम तो घट के जीरो होगा, लेकिन अब नहीं हो पाएगा, अब घट के जीरो नहीं होगा। जैसे ही ये रास्ता ब्लॉक हुआ तो फ्लूइड जो है ये तुरंत यहाँ से फ्लो कर जाएगा। फ्लूइड जो है तुरंत यहाँ से माय डियर फ्रेंड फ्लो कर जाएगा, मतलब उसका मोमेंटम घट के जीरो नहीं होगा। उसका मोमेंटम माय डियर फ्रेंड घट के जीरो नहीं होगा। तो वहाँ पर वाटर हैमरिंग एक्शन से आप बच सकते हैं, वहाँ पर वाटर हैमरिंग एक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपसे पूछ सकता है एग्जाम में या इंटरव्यू में कि वाटर हैमरिंग से किस तरह बचा जा सकता है। तो आप क्या बोलेंगे कि सर हम लोग वहाँ पर सर्ज टैंक का यूज़ कर लेंगे। तो जैसे ही हम वाल्व को क्लोज करेंगे, ठीक है, तो उसका मोमेंटम वहाँ पर फिर घट के जीरो नहीं हो पाता है। तो फ्लो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर फ्लो रुका तो ये फ्लो तुरंत सर्ज टैंक में होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रहा, मतलब वहाँ पर मोमेंटम घट के जीरो होगा ही नहीं, और जब मोमेंटम घट के जीरो होगा ही नहीं, ठीक है, तो हाई प्रेशर वेव का जनरेशन नहीं हो पाएगा। हाँ, ये बात है कि जैसे ही वाल्व क्लोज हुआ तो मोमेंटम थोड़ा सा घटेगा, मोमेंटम थोड़ा सा घटेगा, लेकिन थोड़ा सा घटा है मोमेंटम तो प्रेशर वेव भी थोड़ा सा बनेगा, तो प्रेशर वेव भी थोड़ा सा बनेगा। और जब प्रेशर वेव थोड़ा सा बनेगा तो उतना उसका इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं होगा, तो हम लोग वहाँ पर सेफ हैं, वहाँ पर कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये था माय डियर वाटर हैमरिंग। अब यहाँ पर हमें एक और चीज़ देख लेना है, आइए ध्यान दीजिए। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि हम लोग जो वाल्व को क्लोज करते हैं तो वो क्लोज़र दो तरीके का होता है, एक तो ग्रेजुअल और एक आपका सडन। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ वाल्व। ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ वाल्व, फिर हम लोग देखेंगे सडन क्लोजर ऑफ वाल्व। तो देखिए, ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ वाल्व मतलब धीरे धीरे आप वाल्व को क्लोज कर रहे हैं तो टाइम वहां पर ज़्यादा लगेगा। ठीक है, मतलब इसके लिए t ग्रेटर देन 2L/c होता है। यहां पर t क्या है, टाइम इन सेकेंड, L क्या है, लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ पाइप, C क्या है, C है वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव, वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव। और इसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो C इज इक्वल टू होता है K/ρ का स्क्वायर रूट। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये फॉर्मूला मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर क्या है बल्क मॉडुलस, ρ क्या है डेंसिटी, C क्या है वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव। उसी तरह सडन क्लोजर ऑफ वाल्व में क्या होगा, सडन क्लोजर ऑफ वाल्व, तो एकाएक आप वाल्व को क्लोज कर रहे हैं तो वहां पर टाइम कम लगेगा। ठीक है, मतलब t लेस देन 2L/c होगा। तो बस यही चीज आपको याद रखना है कि ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ वाल्व में टाइम किस में है, सेकेंड में है, तो टाइम ज़्यादा लगता है, तो ये t ग्रेटर देन 2L/c होता है। बट सडन क्लोजर में टाइम कम लगेगा तो t लेस देन 2L/c। c क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव, जो प्रेशर वेव जनरेट होगा उसका वेलोसिटी, और l क्या है, लेंथ ऑफ पाइप। तो इतना ही हमें माय डियर फ्रेंड पढ़ना था, किसमें, वाटर हैमरिंग इन पाइप्स में।
और आपका फ्लो थ्रू पाइप चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उसमें जितना हमें पढ़ना था वो सभी पॉइंट हमने बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया है। आई होप कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। ओके, सो थैंक यू माय डियर, थैंक यू, बाय बाय।